अस्सलाम वालेकुम जी। मैं माउंट टेक्नोलॉजीज़ से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको माउंट टेक्नोलॉजीज़ की माउंट ऐप का डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन माउंट टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से देना चाहूँगा। हमारी कंपनी 2005 से माउंट टेक्नोलॉजीज़ के नाम से पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, ये काम कर रही है और हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस और ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हैं 2005 से। हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं। हम दुनिया भर में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे क्लाइंट्स में आगा जूस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टोयोटा हाईवे मोटर्स, पाकिस्तान नेवी, नस्ट, उसके अलावा ऑल पर्स यानी एंग्रो फूड्स और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हमारी क्लाइंट हैं। जहाँ तक रहेगी बात सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो हम आते हैं माउंट ऐप के हवाले से। ये एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। ये एक ऑनलाइन बिजनेस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप रिटेल, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल बिजनेस इजीली इसमें मैनेज कर सकती हैं। इस सॉफ्टवेयर की कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये क्लाउड बेस्ड है, ये इंटरनेट पे चलता है, आप अपने मोबाइल पे या किसी भी फर्दर डिवाइस पे चला सकते हैं। इसके लिए कोई हैवी इंटरनेट भी रिक्वायर्ड नहीं है। इवन आपका अगर मोबाइल का जो पैकेज वाला इंटरनेट होता है वो भी आप इसको हॉटस्पॉट के थ्रू भी अगर अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं तो बहुत इजीली सॉफ्टवेयर रन होता है और स्मूथली रन होता है। सेकेंडली, ये अकाउंट्स और इन्वेंट्री को मैनेज करता है सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री इजीली मेंटेन कर लेते हैं। ईजी और यूज़र फ्रेंडली है। हमारा प्राइम कंसर्न सबसे अहम ये है कि ये इंतहाई यूज़र फ्रेंडली हो और इंतहाई ईजी हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई बिज़नेस, अगर हम स्मॉल मीडियम बिज़नेस की बात करें तो किसी के पास ऑल डे नहीं है कि वो इसके अंदर अपनी अकाउंटिंग करे। उसके पास ज़ाहिर बात है 8 घंटे में से अगर 2-4 घंटे हैं भी तो उसमें से वो चाहेगा कि कम से कम टाइम में उसकी बुक कीपिंग हो जाए और उसको बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स मिले जो कि उसको बिजनेस रन करने में हेल्पफुल साबित हों। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की एक अहम बात यह भी है कि सॉफ्टवेयर का डेली बेसिस पे 2 बार बैकअप बन रहा होता है, जो बैकअप आप किसी भी वक्त मांग सकते हैं या आप अपने पास भी स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा हम हर वक्त मौजूद हैं। हमारी टीम जिसमें आपको अकाउंटिंग और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हर वक्त अवेलेबल है। आप किसी भी वक्त कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर का कोई बग हो, चाहे आप अकाउंटिंग के किसी मसले में आपको लग रहा हो कि हमारी रहनुमाई चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए, तो हमारे अकाउंटेंट्स मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। हमारा ये मानना है कि आपको अकाउंटेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अकाउंटेंट ना भी हायर करना चाहें तो एक नॉर्मल ऑपरेटर से आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर रन करा सकते हैं। और बैकअप पे जो आपको एक अकाउंट कंसल्टेंसी चाहिए वो हम इसी कॉस्ट में आपको मौजूद अवेलेबल करेंगे। ये सॉफ्टवेयर की कुल कीमत 2,500 रुपये मंथली है। ना ही आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पैसे देने हैं, ना ही कोई अदर फर्दर चार्जेस हैं लाइफ टाइम। सिर्फ 2,500 रुपीज़ मंथली है। इसमें ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसमें बैकअप सपोर्ट, अकाउंटिंग, टेक्निकल सपोर्ट्स और सॉफ्टवेयर की कीमत शामिल है। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए आपके पास इस तरीके से सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन आएगी जहां से आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। मैं इस वक्त आपको लॉगिन करके एक डेमो अकाउंट दिखा रहा हूं। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप गौर से ऊपर देखें तो इस एप्लीकेशन के अंदर ये लॉक बना हुआ है। ये लॉक ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सॉफ्टवेयर SSL सिक्योर है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा इसके अंदर मौजूद है, ना ही कोई हैकर इसको हैक कर सकता है, ना ही कभी आपको इस डाटा के लिए कोई ब्लैकमेल कर सकता है। ये डाटा इंतहाई सिक्योर वॉल्ट के अंदर क्लाउड के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से आपका डाटा कहीं भी किसी भी सूरत गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना प्लेस करेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद जो स्क्रीन अवेलेबल होती है उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड पे आप देख रहे हैं कि कुछ जो प्राइमरीली यूज़ करने वाले ऑप्शंस हैं वो आपके सामने फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशंस में आपको सिस्टम ये बता रहा है कि इसका लास्ट बैकअप कब बना है। मैं 25 जनवरी को ये डेमोस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 24 जनवरी को 2 बार बैकअप क्रिएट हुआ है, वो आपको ये मेंशन कर रहा है। इस बैकअप के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको ये
इससे कंफर्मेशन मिलती है कि जी बैकअप लास्ट कब बना है। सेकेंडली ये कि कभी आपसे कोई एंट्रीज में गलती हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपको ये फील हो कि अगर मुझे लास्ट बैकअप मेरा रीस्टोर हो जाए, तो जो अभी मैं मुझसे मिस्टेक हुई है, कोई वाउचर आपसे डिलीट हो गया या कोई ऐसी एंट्री हो गई जिसकी वजह से आपका अकाउंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और आप चाहते हैं कि लास्ट बैकअप पे सिस्टम रीस्टोर कर जाए, तो वो भी आप रीस्टोर करवा सकते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि बैकअप कब बना है लास्ट। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इस सॉफ्टवेयर को मेनली 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। नंबर 1 सेटअप, नंबर 2 ट्रांजैक्शंस, नंबर 3 रिपोर्ट्स। सेटअप में हम उन चीज़ों को डील करते हैं जो चीज़ें वन टाइम क्रिएट होने वाली हैं, यानी मतलब अगर हमने कोई किसी कस्टमर का, सप्लायर का, एक्सपेंस का या किसी कैश और बैंक का अकाउंट क्रिएट करना है तो हम सेटअप में जाके क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इन्वेंट्री की बात करें यानी ट्रेडिंग बिजनेस की या रिटेल की बात करें तो उसमें जो मेरे आइटम्स हैं और उन आइटम्स की जो कैटेगरी है वो जाहिर बात है मैंने अपने पूरे बिजनेस में लाइफ में एक ही बार खोलनी होगी, यानी हर आइटम एक ही बार खोलेगा। तो जो चीज़ें वन टाइम क्रिएट करने वाली हैं वो हमारी सेटअप में मौजूद है। अब हम सेटअप पे बाद में आएंगे कि इसमें से एक एक ऑप्शंस किस तरह काम करता है, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकेंडली हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं, वो चीज़ें, वो एंट्रीज जो डेली बेसिस पे रेगुलर होनी है वो ट्रांजेक्शन्स पे डील होती हैं, जिसमें मेनली सबसे पहले परचेज वाउचर है, सेकेंड सेल वाउचर है, थर्ड रिसीविंग वाउचर है, फोर्थ पेमेंट वाउचर है, फिफ्थ ट्रांसफर वाउचर है एंड सिक्स जनरल वाउचर है। बेसिकली परचेज वाउचर से जब भी आप परचेज वाउचर क्रिएट करेंगे तो कोई भी आइटम आपका अकाउंट्स के अंदर और स्टॉक के अंदर इन हो जाएगा और सप्लायर के ऊपर आपका क्रेडिट खड़ा हो जाएगा, यानी लायबिलिटी क्रिएट करेगा ये। सेल वाउचर आप कस्टमर को जब सेल करेंगे तो इससे कस्टमर पे रिसीवेबल भी जनरेट हो जाएगा, आपकी सेल भी लग जाएगी और वो आइटम आपके स्टॉक से आउट भी हो जाएगा। रिसीविंग वाउचर और पेमेंट वाउचर की बात करें तो रिसीविंग वाउचर और पेमेंट वाउचर का मतलब कैश और बैंक की हैंडलिंग है। अगर आप कैश और बैंक में कोई भी पैसा रिसीव करते हैं तो रिसीविंग वाउचर के जरिए करेंगे, किसी को भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर के जरिए करेंगे। अगर स्टॉक को आप डिफरेंट वेयर हाउसेज में मूव करेंगे तो उसके लिए ट्रांसफर वाउचर लगाएंगे। उसके अलावा एक जनरल वाउचर होता है, अगर आप अकाउंट्स एक्सपर्ट हैं या आप हमारी अकाउंट्स कंसल्टेंसी लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी एंट्री करें जो अकाउंट्स एडजस्टमेंट में आती है, मिसाल के तौर पे आप कैपिटल को इधर से उधर मूव करना चाहें या अपने एसेट्स को कैपिटल बनाना चाहें या इस तरह की कोई भी मंथ एंड एंट्री एडजस्टमेंट की करना चाहें जो परचेज, सेल और रिसीविंग और पेमेंट से हैंडल ना हो रही हो, तो आपके पास जनरल वाउचर भी मौजूद है। जो अकाउंट्स जानते हैं उनके लिए इजी है कि ये बेसिकली जनरल एंट्रीज कहलाती हैं। अब आते हैं हम रिपोर्ट सेक्शन पे। रिपोर्ट सेक्शन में आपको सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिसके अंदर सबसे पहली रिपोर्ट आपकी कैश बुक है। कैश बुक बेसिकली आपको डेली बेसिस पर आपके कैश का फ्लो बताती है कि आपकी क्या ओपनिंग थी आज, आपने क्या ट्रांजेक्शन्स की, उसमें पेमेंट्स आपने कितनी की, रिसीविंग कितनी की और डे एंड पे आपके पास इस वक्त कैश इन हैंड कितना है। तो ये कैश बुक में डील होता है। सेकेंडली आपके पास जनरल लेजर है। ये अकाउंट सॉफ्टवेयर की समझ लें कि जान होती है या रूट लाइन कह लें आप होती है इसकी या पल्स कह लें, इसके थ्रू आप हर अकाउंट का लेजर लेते हैं। ये प्योर डेबिट क्रेडिट लेजर होता है जो आप किसी भी अकाउंट का ले सकते हैं। आप कैश का भी ले सकते हैं, बैंक का भी ले सकते हैं, अपने कस्टमर्स का भी ले सकते हैं, सप्लायर्स का भी और एक्सपेंसेस का भी और एवरीथिंग जो भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसका लेजर ले सकते हैं। बैंक का लेजर आपके पास सेपरेट भी है। बैंक का लेजर सेपरेट इसलिए है कि अगर आप चेक डेट के थ्रू बैंक का लेजर लेना चाहें, क्योंकि चेक जब प्रेजेंट होता है तो उस डेट से आप बैंक के लेजर को देखना चाहें तो बैंक लेजर सेपरेट भी मौजूद है। ये स्टॉक डिटेल रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट है। सिंगल आइटम की अगर मैं इन आउट देखना चाहूँ, यानी सिंगल आइटम का एक तरह से अकाउंटिंग की जबान में लेजर देखना चाहूँ कि ये आइटम कब कब आया और कब कब बिका और किस किस को बिका और किस किस से आया, तो वो चीज़ मुझे स्टॉक डिटेल रिपोर्ट से मिलेगी। अगर मैं अपनी कंपनी की टोटल इन्वेंट्री वन शॉट देखना चाहूँ कैटेगरी वाइज या ऑल कैटेगरी करके, तो मैं स्टॉक समरी से देखूंगा, जिसमें मुझे सिस्टम ये बताएगा कि टोटल आपके पास ये आइटम इतनी बार आया, इतनी बार बिका, इतना पड़ा है और उसकी वैल्यू इतनी है, यानी आपके पास टोटल स्टॉक इतना अवेलेबल है। ये वन शॉट अगर देखना हो पूरी कंपनी का या पूरे बिजनेस का तो मैं स्टॉक समरी लूंगा। पेंडिंग चेक्स रिपोर्ट, अगर कोई चेक आपने इसकी चेक डेट पोस्ट डेट डाली हुई है, आगे की डेट डाली हुई है, तो ये आपको पेंडिंग चेक में दिखाता रहेगा कि ये चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है क्योंकि इसकी डेट नहीं आई। उससे आप बहुत इजीली अपना बैंक मैनेज कर लेते हैं। स्टॉक समरी बाय कैटेगरी है। अगर मैं बाय कैटेगरी कर दूंगा तो मुझे सिंगल कैटेगरी की स्टॉक समरी भी दे सकता है। इस वाले से मुझे कंप्लीट बिजनेस की स्टॉक देगा, इसके थ्रू मुझे कैटेगरी वाइज देगा। अभी मैं जब डिटेल में जाऊंगा तो ये चीज क्लियर कर दूंगा। परचेज रिपोर्ट पर आते
आते हैं, मैंने जितनी परचेजेस सिस्टम में डाली होंगी विद द ड्यूरेशन फिल्टर और फर्दर चीज़ें मैं परचेज रिपोर्ट के थ्रू अपनी परचेजिंग चेक कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं सेल्स रिपोर्ट देख सकता हूँ। सेल्स रिपोर्ट बहुत काम की और इंतहाई इंपॉर्टेंट, या ये कह लें कि हमारी सबसे टॉप ऑफ द लाइन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के थ्रू आपका सिस्टम आपको फौरन बता देगा कि जी आपने ग्रॉस प्रॉफिट क्या कमाया, आपने क्या अर्न किया। क्यों? क्योंकि ये परचेज यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज निकाल चुका होता है सिस्टम। उसके थ्रू सिस्टम आपको फौरन ये बता देगा कि जी ये आपने जो 10 पीस बेचे हैं, इस 10 पीस की पीछे से मालियत इतनी थी, तो इस 10 पीस पे आपको इतना नफ़ा हुआ, यानी आपने इतनी इनकम जनरेट की, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ। और आप क्योंकि ड्यूरेशन डाल रहे होंगे तो आपकी उस ड्यूरेशन पे आपने जितना सामान बेचा होगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट आपके सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी इनकम स्टेटमेंट है, सिस्टम आपकी इनकम स्टेटमेंट बना देगी। सेल्स रिपोर्ट और इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट दिखाती है सेल्स रिपोर्ट। इनकम स्टेटमेंट में जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आप सैलरी देते हैं, आप ऑफिस के फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करते हैं, जिसमें रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलिटी बिल्स हैं और ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें कट ऑफ होने के बाद जो आपका नेट एक्सपेंस बचता है वो आपके इनकम स्टेटमेंट में आएगा। ये ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस आपको वन शॉट आपकी पूरी कंपनी का अकाउंट्स दिखा देगा कि किस अकाउंट का क्या बैलेंस है, और आपने जो ड्यूरेशन डाली होगी उस ड्यूरेशन के हिसाब से बता देगा कि इस ड्यूरेशन में क्या एक्टिविटी आपने अकाउंटिंग की है। ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन है, ये सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है रेगुलर बेसिस पे। सेटिंग्स की बात करें तो ये कुछ प्री रिक्विजिट सेटिंग्स हैं जो आप शुरू में ही सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं, जिसके थ्रू जब आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं। अगर मैं आइटम सेटिंग की बात करूं तो हमने कुछ आइटम के अंदर 3 फील्ड्स का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली आइटम के अंदर जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक बेसिक आइटम डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन और कैटेगरी का ऑप्शन तो है, लेकिन उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फील्ड्स नहीं है, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए कारामद है। तो इसलिए हमने हर यूज़र को या हर कंपनी को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके पास 3 फील्ड्स हैं जो कि आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे आपका फार्मेसी का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि जी आप उसके अंदर आइटम के साथ बैच नंबर और लॉट नंबर साथ सेव करें, तो आप इस फील्ड को बैच नंबर और लॉट नंबर भी बना सकते हैं। अगर आपका बिजनेस इसके अलावा एग्जांपल ले लें कि शूज़ का है और आप चाहते हैं कि जी मेरे पास जो है आर्टिकल नंबर होता है या स्टाइल नंबर होता है, वो मैं फील्ड यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप उस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका बिजनेस जिस टाइप का हो, आप इन 3 फील्ड्स को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ दें तो ये फील्ड्स आपकी वहाँ पे शो नहीं होंगी। इसी तरीके से परचेज की सेटिंग है। परचेज की सेटिंग के अंदर अगर आप पहले से कोई सीरियल नंबर मेंटेन कर रहे हैं और आप जब इस सॉफ्टवेयर पर आएंगे तो आप चाहेंगे कि यार मेरा इनिशियल नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से शुरू हो, तो वो नंबर आप यहाँ मेंशन कर देंगे तो सिस्टम आगे से वो नंबर देना शुरू करेगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जब आप वाउचर पे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर डिस्काउंट मोड का ऑप्शन है, जीएसटी का ऑप्शन है, आइटम की क्वांटिटी मोड का ऑप्शन है। ये सारे मोड्स आप पीछे से बैकएंड से सेट कर सकते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर आपका वो वाउचर खोलेगा, परचेज वाउचर, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग हुई होगी वो इस बेसिस पे हुई होगी जो पैरामीटर्स आपने यहाँ सेटिंग में आके परचेज में सेट किए होंगे। इसी तरीके से कुछ पैरामीटर्स सेल में हैं जो हम यहाँ से सेल में सेट करते हैं विद इनिशियल नंबर और अदर थिंग्स, तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टार्ट पे बिल्कुल, और स्टार्ट पे आने के बाद हम शुरू करते हैं कि हमने अगर एक न्यू बिजनेस को इस सिस्टम पे देखना है कि हम किस तरीके से चलाएंगे, तो हम कैसे चलाएंगे। हमने अकाउंट्स को 2 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, एक कंट्रोल अकाउंट है और एक डिटेल अकाउंट है। कंट्रोल अकाउंट का मतलब है कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एसेट, ये मेरी बिजनेस अकाउंटिंग नेचर है। आपको पता है अकाउंट्स में 5 नेचर्स होती हैं, इक्विटी, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आप जब कैपिटल की बात करते हैं, ड्राइंग की बात करते हैं तो इक्विटी में डील करते हैं। जब आप बैंक, कैश, कस्टमर्स की बात करते हैं और अपने अदर एसेट्स की बात करते हैं तो उसको एसेट्स में डील करते हैं। इसी तरीके से आप सप्लायर, इन्वेस्टर, लोन की बात करते हैं तो लायबिलिटी में बात करते हैं। अगर आप इनकम की यानी सेल अकाउंट खोलने की बात करते हैं तो रेवेन्यू में करते हैं, और आपके जितने खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस में डील होते हैं। इस नेचर के थ्रू ही आप आगे वर्कआउट करेंगे। हमारे पास इक्विटी, रेवेन्यू की बात अगर हम करें तो ये दोनों अकाउंट हमारे पहले से सेट हुए में हैं, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई अकाउंटिंग एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप इसको ना छुएं, ये सिस्टम में खुद ही सेट हुए में हैं और ये आगे से खुद मैनेज होंगे। अगर आप बिल्कुल एक बेसिक एंट्री फॉर्म के थ्रू या बेसिक सिस्टम के थ्रू जाना चाहें तो आप सबसे पहले एसेट में जाएं। एसेट में जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे एसेट्स पे हमने कुछ पहले से अकाउंट्स
कंट्रोल अकाउंट्स यानी ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। एक हमारा कैश का ग्रुप खुला हुआ है, एक हमारा बैंक का खुला हुआ है, एक फिक्स एसेट खुला हुआ है, एक परचेजेस खुला हुआ है, एक कस्टमर्स खुला हुआ है। अगर हम बात करें कैश की, तो कैश के ग्रुप के अंदर जितने हमारे कैश अकाउंट्स होंगे, नॉर्मली कंपनीज के अंदर एक ही कैश अकाउंट होता है जो मेन कैश कहलाता है, वो हम इस ग्रुप के अंदर खोल देंगे। लेकिन नॉर्मली हर बिजनेस के अंदर लोगों के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो आपके पास बैंक का ग्रुप मौजूद है, जितने आपने बैंक अकाउंट्स खोलने होंगे वो इस ग्रुप में खुलेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास फिक्स एसेट का ग्रुप खुला है जिसके अंदर आप चाहें तो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरीके से फिक्सर्स, फर्नीचर एंड फिक्सर और इस तरीके से जो भी अकाउंट्स आपके एसेट्स के हों वो आप यहाँ खोल सकते हैं। परचेजेस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। परचेजेस के अंदर जो परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और परचेज का अकाउंट है वो सिस्टम खुद मैनेज कर रहा है। लेकिन 2-05 यानी ये इस नंबर के ऊपर जो कस्टमर्स खुला हुआ है, ये अकाउंट आपके बहुत काम का है। इस ग्रुप के अंदर आप अपने सारे कस्टमर अकाउंट्स खोलेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो इसी तरीके से लायबिलिटी के अंदर हमने एक सप्लायर का ग्रुप खोला हुआ है। मैं ग्रुप कहूँ या कंट्रोल अकाउंट कहूँ, दैट इज सेम, इन दोनों की एक ही बात है, ये एक ही मतलब है इनका। सप्लायर अकाउंट हमने खोला हुआ है। अब इसके अंदर जितने मेरे सप्लायर्स होंगे यानी मेरे वेंडर्स होंगे, उनके अकाउंट में सप्लायर में खोलूंगा। इसी तरीके से मेरे पास एक्सपेंसेस का एक नेचर के अंदर एक ग्रुप खुला हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस। अगर आपके पास सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस हैं तो आप सारे अपने एक्सपेंसेस, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, लंच, टीप, ब्ला ब्ला, जितने आप एक्सपेंसेस अकाउंट खोलना चाहें आप यहाँ खोल सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप कोई कंट्रोल अकाउंट यानी ग्रुप ही नया बनाना चाहें, मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं जिनका मैं चाहता हूं कि मेरे पास ग्रुप ही अलग हो, तो मैं यहां पर जाकर एक सैलरीज एक्सपेंस के नाम से एक ग्रुप भी खोल सकता हूं। जैसे मैं सैलरीज एक्सपेंस लिखकर ग्रुप खोलूंगा तो ये अकाउंट मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा सैलरी एक्सपेंस का ग्रुप है जो कि मेरे पास यहाँ क्रिएट हो गया। अब मैं इन दोनों ग्रुप्स के अंदर डिटेल अकाउंट खोल सकता हूँ। ट्रांजैक्शन हमेशा डिटेल अकाउंट में पास होती है। अगर मैं डिटेल अकाउंट की बात करूँ तो ये डिटेल अकाउंट दिया हुआ है। इस डिटेल अकाउंट में मैं जाऊँगा। डिटेल अकाउंट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो ग्रुप्स खोले थे वो सारे ग्रुप्स आपके पास यहाँ दिख रहे हैं। अभी आपने सैलरीज एक्सपेंस खोला था जो कि यहाँ दिख रहा है। इसी तरीके से आपके पास कैश दिख रहा है, बैंक्स दिख रहा है और फर्दर चीजें दिख रही हैं। मैं कैश में अगर जाऊं तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर एक कैश अकाउंट पहले से खुला मिलता है। बैंक में जाऊं तो कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला। मैं चाहता हूं कि मैं बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट खोल लूं, तो मैं यहां आया, मैंने अकाउंट डिस्क्रिप्शन के अंदर उस बैंक का नाम दिया। एग्जाम्पल मैंने बैंक अल हबीब लिखा कि मेरा एक बैंक अल हबीब में अकाउंट है। जो भी मेरा अकाउंट ओपनिंग बैलेंस होगा, डेफिनेटली बैंक का अकाउंट है तो ओपनिंग डेबिट के अंदर होगा, आपने वो बैलेंस यहाँ लिख देना है। अगर आपका बिल्कुल न्यू बिजनेस है तो आप यहाँ जीरो भी छोड़ सकते हैं। अगर आप मिड ऑफ द बिजनेस इस एप्लीकेशन पर आ रहे हैं तो जो भी उस दिन का ओपनिंग बैलेंस हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद आप जैसे ही सेव करेंगे ये अकाउंट यहाँ सेव हो जाएगा और इस अकाउंट को यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बैंक अल हबीब के नाम का एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये बैंक अल हबीब के नाम का अकाउंट इस बैंक के ग्रुप के अंदर क्रिएट हो गया। अगर मैं इसी तरीके से कस्टमर्स में आ जाऊं तो कस्टमर में बाय डिफॉल्ट आपको एक वॉक इन कस्टमर बना हुआ मिलेगा। आप इसके अलावा और अगर कस्टमर खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं। मैं यहाँ से वॉक इन कस्टमर्स पर आया और कस्टमर्स पे आने के बाद मैंने यहाँ पर एक कस्टमर खोला। मैंने कहा अली अहमद मेरे कस्टमर हैं, उनका अकाउंट मैंने क्रिएट किया और जैसे मैंने क्रिएट किया तो कस्टमर्स के ग्रुप में मेरा एक सेकंड अकाउंट क्रिएट हो गया। पहला वॉक इन कस्टमर ऑलरेडी मौजूद था, सेकंड अली अहमद का अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। अगर अली अहमद का भी कोई ओपनिंग बैलेंस है तो मैं क्लिक करके अली अहमद का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो आगे से मेरा लेजर इस बैलेंस को फॉलो करेगा। इसी तरीके से मैं अगर सप्लायर की बात करूँ तो सप्लायर्स के अंदर भी मेरे पास वेंडर के अंदर पहले से कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ। मैंने यहाँ पर एक जनरल सप्लायर खोल दिया तो मेरा एक जनरल सप्लायर का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा जनरल सप्लायर का अकाउंट क्रिएट हो गया, यानी मैं जितनी परचेजिंग करूंगा वो इन सप्लायर्स के थ्रू करूंगा जो मैंने सप्लायर अकाउंट में खोली होंगी। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं और मैं जनरल एक्सपेंसेस में आ जाऊं, मैं यहाँ से जनरल एक्सपेंसेस में आया और मैंने जनरल एक्सपेंसेस की बात की तो जनरल एक्सपेंसेस में कोई एक्सपेंस अकाउंट नहीं खुला हुआ। मैंने यहाँ पर आकर एक जनरल एक्सपेंस अकाउंट खोला। मैंने लंच एंड टी एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट खोला, तो ये एक लंच एंड टी एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। सेकेंडली अगर मैंने लंच एंड टी एक्सपेंस के बाद मैंने चाहा कि मैं एक और अकाउंट खोल दूं इसके अंदर, मैंने ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट खोल दिया।
तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का अकाउंट भी यहाँ पे ओपन हो गया। इस तरीके से मैं मुझे जितने एक्सपेंस अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे वो मैं यहाँ क्रिएट कर लूँगा। सैलरीज की बात करूँ, मैं सैलरीज में आया, मैंने कहा जी मेरे पास एक नुमान साहब काम करते हैं, तो मैंने नुमान सैलरी एक्सपेंस के नाम का एक अकाउंट खोल दिया। तो ये नुमान साहब की सैलरी एक्सपेंस का एक अकाउंट मेरे पास खुल गया। इसी तरीके से मेरे पास जितने एम्प्लॉइज होंगे मैं उनके एक्सपेंस अकाउंट यहाँ खोल लूँगा। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बिजनेस ट्रेड इन्वेंट्री का है, यानी मतलब आप कोई आइटम सेल परचेज कर रहे हैं, तो फिर आगे की दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस सर्विसेज का है तो आप इन दोनों चीजों को यूज नहीं करें और आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स पे चले जाएं। क्योंकि हम ट्रेडिंग और रिटेल की बात कर रहे हैं तो मैं कैटेगरी इन्फॉर्मेशन समझाता चलूं। कैटेगरी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप जो आइटम सेल करते हैं आपने डेफिनेटली उसको कुछ कैटेगरीज में ब्रेक किया होगा। अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मेरे पास केमिकल्स हैं तो हो सकता है मैंने डिफरेंट केमिकल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक किया हुआ। अगर मेरे पास एग्जाम्पल ले ले फूड का बिजनेस है तो मैंने दालों को, पल्सेस को एक अलग कैटेगरी दी होगी, आटे को यानी फ्लोर को एक अलग कैटेगरी दी होगी, सारे चावलों को एक राइस की कैटेगरी दी होगी, मसालों को स्पाइसेस की कैटेगरी बनाई होगी। इस तरीके से अगर मेरे पास शूज़ का बिजनेस है या फार्मेसी का बिजनेस है तो हो सकता है मैंने फार्मेसी को अल्फ़ाबेटिकली ब्रेक किया हुआ हो। इस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बिजनेस हो सकते हैं। मैं कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी के अंदर आप जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले आइटम को क्लासिफाई करने के लिए आप यहाँ कैटेगरी खोलते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं अगर बात करूँ कि मेरे पास एक कैटेगरी है कैटेगरी 1, मैं कैटेगरी 1 बना लेता हूँ एक कैटेगरी और इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरी कैटेगरी 1 क्रिएट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक और कैटेगरी क्रिएट हो जाए, तो फिर मैं उसमें आपको आइटम फीड करके दिखाऊँ। मैंने एक सेकंड कैटेगरी क्रिएट की कैटेगरी 2, देन मैंने इसको भी सेव कर दिया। अब मेरे पास इस बार सिस्टम के अंदर दो कैटेगरीज मौजूद हैं। इन दो कैटेगरीज में मैं एक एक आइटम ओपन करता हूँ, देन आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं सेटअप में अगेन गया और मैं आइटम में चला गया। आइटम में गया तो मेरे पास यहाँ दोनों कैटेगरीज शो हो रही हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूँ तो कैटेगरी 1 के अंदर मैं गया और मैंने कैटेगरी 1 के अंदर फर्स्ट आइटम अपना क्रिएट किया। देखिए राइट के ऊपर मेरे पास इस जगह के ऊपर कोई आइटम शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस कैटेगरी के अंदर अभी तक कोई आइटम मैंने क्रिएट नहीं किया। मैंने कैटेगरी 1 के अंदर आइटम डिस्क्रिप्शन में आके आइटम लिखा, मैंने कहा आइटम 1 फॉर कैटेगरी 1। यहाँ मैंने अपनी आइटम की कंप्लीट डिटेल दे दी। अगर उसका कोई मैन्युफैक्चरर है और आप उसको मैन्युफैक्चरर के थ्रू भी आगे यूज़ करना चाहते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 के ऑप्शन थे वो यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उनको अगर आप उसमें कुछ भी लिख के सेव कर देंगे तो वो फील्ड यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी और आप उसको फिलअप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं बैच नंबर, लॉट नंबर या एक्सपायरी डेट या ब्ला ब्ला किसी भी पर्पज में उसे यूज़ कर सकता था। यहाँ मुझसे सिस्टम आइटम यूनिट पूछ रहा है कि इस आइटम को मैं किस फॉर्म में डील करने वाला हूँ। मैंने कहा मैं इसको पीसेस की फॉर्म में डील करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पीसेस लिख दिया। पैक क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर आप इस आइटम को मल्टीपल यूनिट्स में डील करते हैं, यानी एक से ज़्यादा यूनिट में डील करते हैं, तो आपके पास पैक क्वांटिटी का ऑप्शन है। अदरवाइज आप इन दोनों चीज़ों को ब्लैंक छोड़ देंगे। मिसाल देता हूँ, कोई चीज़ ऐसी है जो आप पीसेस में भी बेचते और ख़रीदते हैं और पैक में भी बेचते खरीदते हैं, तो आप उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास कोई चीज़ है जो कि लूज में भी बिकती है, सिंगल पीस भी बिकती है और उसका पैक ऑफ 12 का एक कार्टन है और वो कार्टन भी बिकता है। तो फिर मैं यहाँ पे 12 मेंशन करके पैक क्वांटिटी यूनिट में कार्टन मेंशन कर दूंगा। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कार्टन मेन यूनिट हो गया और उसके अंदर 12 पीसेस का एक पैक बन गया। तो आगे चल के जब मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि अगर मैं एक कार्टन डालूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 12 कंसीडर कर लेगा, और अगर मैं एक पैक डालूंगा तो सिस्टम एक पीस कंसीडर करेगा। अभी मैं इसको इसी तरह रखता हूं कि मैं 12 कार्टन डालता हूं और पीसेस में ही रहने देता हूं इसको। अगले आइटम को मैं नॉर्मल सिंपली सिंगल यूनिट पे रखता हूँ। सेल प्राइस की बात करें तो यहाँ वो प्राइस देंगे जो आप सेल वाउचर में शो करना चाहते हैं, लेकिन ये रेट फिक्स नहीं है, ये प्राइस फिक्स नहीं है। आप यहाँ जो भी प्राइस देंगे बाय डिफॉल्ट ये अपेयर होगी, बट वहाँ पर सिस्टम आपको एडिट करने का ऑप्शन देगा कि आप प्राइस वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कस्टमर टू कस्टमर प्राइस वेरी करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पे 250 रुपीज़ लिख देते हैं। अगर इस पर कोई डिस्काउंट है, लेट सपोज मैंने कहा कि जी मैंने इस पर 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप 5% का डिस्काउंट भी दे सकते हैं और अमाउंट भी मेंशन कर सकते हैं और डिस्काउंट भी। ये मिनिमम स्टॉक का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे कोई मिनिमम स्टॉक सेटल कर दें, आपने कहा कि जी मेरे पास 100 पीसेस का मिनिमम स्टॉक होना चाहिए, तो सिस्टम बाद में आपको नोटिफाई कराएगा जैसे ही 100 से ये बिलो होने लगेगा। हमने बारकोड का भी ऑप्शन रखा है। अगर आप यहाँ पे बारकोड मशीन लगाकर उस आइटम का बारकोड स्कैन कर दें तो आपको सेल वाउचर के वक्त बारकोड
इनेबल्ड हो जाएगा और आप वहाँ पे जब भी बेचेंगे तो सिंपली आप बारकोड डिटेक्ट करेंगे और वो चीज़ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। हम इस आइटम को यहाँ पे सेव करते हैं, जैसे हम इस आइटम को सेव करते हैं तो आइटम यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ये आइटम 1 हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। हमने कैटेगरी 1 के अंदर एक आइटम जनरेट कर दिया। हम कैटेगरी 2 में आए, हमने लिखा आइटम 1 ऑफ कैटेगरी 2। इस आइटम का हमने मैन्युफैक्चरर रख दिया। लेट्स सपोज हमने कहा इस आइटम का मैन्युफैक्चरर है हबीब। आइटम यूनिट के अंदर हमने कहा कि ये आइटम पीसेस में नहीं है, आइटम केजी में है और ये आइटम का कोई पैक यूनिट पैक क्वांटिटी नहीं है, ये केजी में किलोग्राम में बिकता है। इसकी सेल प्राइस हमने रख दी 100 रुपीज़ और हमने बाकी चीज़ें छोड़ दी और हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे 2 आइटम्स के रेट हो गए आइटम कैटेगरी 2 और 1 के अंदर। 1 के अंदर आइटम 1 ऑफ कैटेगरी 1 है और आइटम 2 के अंदर आइटम 1 ऑफ कैटेगरी 2 है। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन के अंदर परचेज वाउचर है। परचेज वाउचर में जो भी हम चीज़ खरीदेंगे वो हम परचेज वाउचर के थ्रू खरीदेंगे। ये सिस्टम का वाउचर नंबर है जो कि बाय डिफॉल्ट 0 होता है। जब आप सेव करते हैं तो इसको एक नंबर अलॉट हो जाता है जो सिस्टम देता है। अगर आपने कोई इनिशियल नंबर दिया होगा तो ये उस नंबर से आगे बढ़ता जाएगा, वरना बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होता है। ये सिस्टम की करंट डेट है जो आ रही है। ये डेट आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम करंट डेट उठा रहा होता है। इस वक्त मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ। मोजिला फायरफॉक्स पे अमेरिकन डेट फॉर्मेट उठता है जिसमें 1/25/2023 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप गूगल क्रोम यूज करेंगे तो आपको 25 जनवरी 2023 लिखा हुआ नजर आएगा। ये है 25 जनवरी, लेकिन अमेरिकन डेट फॉर्मेट में महीना पहले आता है और डेट बाद में आती है। अब आते हैं हम सप्लायर पे। सप्लायर के अंदर देख लें आपने जो 2 सप्लायर, पहला सप्लायर खोला था जनरल सप्लायर, वो ये आ रहा है। ओपनिंग आइटम्स कैपिटल, ये आपके एक कैपिटल के अंदर अकाउंट खुला होता है जिसके थ्रू उठ रहा होता है। इसके थ्रू आपने जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी इन्वेंट्री ओपनिंग डालनी होती है तो आप ये अकाउंट यूज करते हैं। नॉर्मली आप जितने अकाउंट खोलते जाएंगे वो यहाँ आपको दिख रहे होंगे। मैंने जनरल सप्लायर चूज किया। जैसे ही मैंने चूज किया इसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कि उस सप्लायर का प्रीवियस बैलेंस कोई भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हर बार हर वाउचर लगने पर आपको प्रीवियस बैलेंस दे रहा होता है, जिससे आपको नोटिफाई हो रहा होता है कि आपके पास पिछला बैलेंस कितना है, आपने कितने देने हैं या कितने कस्टमर से या सप्लायर से लेने हैं। यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। जैसे मैं कैटेगरी पर आया और मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कैटेगरी 1 और 2 दोनों ऑप्शंस उठ चुके हैं। मैंने कैटेगरी 1 चूज की और एंटर जैसे ही किया इसने कैटेगरी 1 के अंदर जो एक ही आइटम था आइटम 1 ऑफ कैटेगरी 1 इसने उठा लिया। मैंने उसको चूज किया और एंटर किया तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे रेट का कहा। रेट ये खुद नहीं उठाएगा, ये परचेज वाउचर है। वाउचर रेट जो उठते हैं वो सेल वाउचर पे उठते हैं। परचेज में आपके पास क्योंकि बिल सामने होता है जो आपने परचेजिंग की होती है, आप उसके रेट डालते हैं और मिस्टेक होने के चांसेस की वजह से हम परचेज रेट सिस्टम से नहीं उठाते हैं। हमने यहाँ पे रेट डाली। ये आइटम मैंने 250 रुपये की सेल पे रखा हुआ है। मैंने कहा जी ये आइटम मुझे 200 रुपीज़ का आया है और मैंने इसके 100 पीसेस खरीदे हैं। जैसे ही मैंने इसको 100 पीसेस किया मैंने इसको ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया ये मेरे पास ऐड हो गया। इस ऐड होने के बाद आप देख रहे हैं अगर इस पर फर्दर मैंने कोई डिस्काउंट मुझे बिल पे मिला है तो मैं वो यहाँ मेंशन कर दूंगा परसेंटेज और अमाउंट के फॉर्म में। अगर कोई टैक्स कटा है तो यहाँ मेंशन कर दूंगा। अगर कोई एडिशनल चार्जेस लगे हैं तो कोई भी अकाउंट, मैंने कहा उसने मुझसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगाया तो मैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगा के इस पर वो अमाउंट भी डाल सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको सिलेक्ट पे छोड़ दूंगा। मेरे पास प्रीवियस बैलेंस कोई नहीं था। 2000 रुपये का ये सामान मैंने खरीदा तो 2000 रुपये का ही मेरा नेगेटिव नेट बैलेंस है, यानी मुझे देने हैं। मैंने इस वाउचर को सेव कर दिया। सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर 1 जनरेट कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो इसको वाउचर नंबर 1 मिल चुका है और सिस्टम ने इस वाउचर को सेव कर दिया। मैं अगर इसको न्यू कर दूं तो मैं नए वाउचर पर आ गया। फाइंड करने के लिए ऑप्शन है। मैं जैसे ही फाइंड प्रेस करूंगा सिस्टम में जितने वाउचर पहले से लगे होंगे वो दिख रहे हैं। मेरे पास 1 नंबर दिख रहा है। यहाँ पे हर तरीके से सर्च करने का ऑप्शन है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उससे सर्च कर सकते हैं, पार्टी के नाम से, पार्टी के टाइटल से, और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनसे आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वाउचर को अगर क्लिक करूं तो ये वाउचर यहाँ पे एज इट इज ओपन हो जाएगा और इसमें अगर चेंजेस करनी हो तो इस आइटम में मैं क्लिक करके इसको ऊपर ला के इसमें चेंजेस करके वापस ऐड करूंगा और अगेन सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। सेकेंडली अगर मैं ट्रांजेक्शन के बाद सेल वाउचर की बात करूं तो सेल वाउचर भी इसी तरह सिमिलर है। मैं अब तेज बढ़ता हूं आगे। सेल वाउचर के अंदर भी मैं कस्टमर चूज करूंगा, आया मैंने वॉक इन कस्टमर को बेचा है या किसी दूसरे कस्टमर को बेचा है। मैं कहता हूं मैंने वॉक इन कस्टमर को बेचा है। यहाँ पे कैटेगरी पूछा है, मैं कैटेगरी पर आया, मैंने उसी कैटेगरी को चूज किया, उसी आइटम को चूज किया जिसको मैंने अभी परचेज किया था और मैंने कहा जैसे ही मैंने इस आइटम को सिलेक्ट किया इसने ऑटोमेटिकली आपके सामने उसके रेट 250 रुपये उठा दिए।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम हमने और किया हुआ है कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आप ये देखना चाहें कि आपको उसको रेट में कोई कमी बेशी करनी है और आप ये देखना चाहें कि लास्ट आपने परचेज किस रेट पे किया था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट परचेज रेट देखने के लिए शिफ्ट दबा के आप डी प्रेस करें। मैं अगर कंप्यूटर से शिफ्ट दबा के डी प्रेस करूँ तो सिस्टम मुझे लास्ट परचेज रेट भी दिखा देगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो शिफ्ट दबा के डी, तो उसने कहा कि लास्ट परचेज आपने 200 रुपये पे किया था और इस वक्त आपके पास स्टॉक के अंदर 100 पीसेज मौजूद हैं। इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि जी मेरे पास इस वक्त कितना है, मैं कितना बेच सकता हूं और मेरे पास लास्ट रेट क्या है, मैं कितने तक में बेच सकता हूं। मैंने यहाँ पे उसको 250 ही रखे और मैंने कहा जी मैंने इसको 50 पीस बेच दिए। जैसे ही मैंने 50 देकर एंटर किया, इसने 12,500 रुपये खुद बना दिए और मैंने इसको ऐड कर दिया। इस तरीके से मैं मल्टीपल एंट्रीज ऐड कर सकता हूँ। अगर आप बारकोड इनेबल कर लेंगे तो यही बारकोड आ जाएगा, आपको आइटम डालने की जरूरत नहीं होगी, बारकोड स्कैन करके वो खुद ही एंट्री करता रहेगा। यहाँ भी यही है कि डिस्काउंट डाल सकते हैं आप, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जीएसटी, अगर कोई चार्जेस आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फाइनली आपका अगर कैश की पेमेंट है तो आप यहाँ कैश क्लिक करेंगे और आप कहेंगे जी उसने 12,500 दे दिए, तो उसका हैंड टू हैंड बैलेंस नील हो जाएगा। प्रीवियस बैलेंस कुछ था नहीं तो नेट बैलेंस ऑटोमेटिकली नील हो जाएगा। अगर कस्टमर आपका कॉर्पोरेट है और आप चाहते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए आपके पास स्टोर हो जाए, यहाँ उसका फॉर्मल नेम मेंशन कर दें या पर्सनल नेम मेंशन कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, अगर कोई डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट है वो, अगर उसने जीएसटी एनटीएन नंबर दिया हुआ है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप मेंशन कर दें। नेक्स्ट टाइम जब आप इस कस्टमर को, लेट्स सपोज आपने अली अहमद चूज किया होता और नेक्स्ट टाइम आप जब उस कस्टमर को चूज करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऑटो फिल मिलेंगी आपको हर बार भरने की जरूरत नहीं होगी। मैं इस वाउचर को अगर सेव करता हूं तो ये वाउचर मेरा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इस वाउचर के सेव होने के बाद इस वाउचर को भी यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा जो आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी स्लिप निकालना चाहूँ तो छोटे प्रिंटर की यानी थर्मल प्रिंटर की अगर बात करें तो अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर लगा है तो ये थर्मल प्रिंटर की स्लिप आ जाएगी जो ऑटोमेटिकली थर्मल प्रिंटर पे चली जाएगी। अगर आप बड़ी स्लिप यानी वाउचर निकालना चाहें तो इसका बड़ा वाउचर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा और ये प्रिंट आपके पास आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या उसको पीडीएफ फाइल सेंड भी कर सकते हैं। यानी आप उसकी पीडीएफ फाइल उसको व्हाट्सएप या ईमेल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो एबीसी स्टोर या जो एड्रेस या कंपनी का लोगो नहीं आ रहा, वो जब आपका अकाउंट होगा तो उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन हो रही होंगी। ये आपकी सेल परचेज का प्रोसेस था। अब मैं इसके बाद पेमेंट और रिसीविंग की बात है वो भी कॉमनली है, मैं एंट्री किए बगैर सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ कि रिसीविंग और पेमेंट इसी तरीके से। अगर आपने वहाँ जो बैंक अकाउंट्स खोलेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, कैश आ जाएगा, आपने बैंक चूज किया यहाँ से, अगर उसके ब्रांच बताना चाहें तो बता दें, अगर आप चेक नंबर डालना चाहें तो डाल दें और उसके बाद आप यहाँ पे ये बताएंगे कि आपने किसको किससे रिसीव किया। मैंने कहा मैंने अली अहमद से रिसीव किया, नरेशन डाली, अमाउंट डाला, ऐड किया और सेव कर दिया, तो अली अहमद के पास से आपके पास रिसीविंग आ जाएगी और आपका बैंक अकाउंट उस अमाउंट से बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट इसका अपोजिट है कि मैं बैंक या कैश चूज करूंगा तो ये कंसीडर करेगा कि बैंक से इतने पैसे कम हो गए और जिस अकाउंट में मैं करूंगा उस अकाउंट में ही पैसे चले जाएंगे। अब मैं कोई एक्सपेंस भी उठा सकता हूं और मैं कोई सप्लायर का अकाउंट या कोई अकाउंट भी यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से ट्रांसफर वाउचर है, अगर मैंने स्टॉक को इधर से उधर मूव करना है तो मैं 2 लोकेशन से इधर से उधर उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में। इसी तरीके से हम बात करें अगर ट्रांजेक्शन में जनरल वाउचर की, ये प्योर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज हैं। अगर इस डेबिट क्रेडिट एंट्री को समझना हो तो हम बाद में भी इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट पे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर कैश बुक की बात करें और हम आज की कैश बुक लें और प्रीव्यू करें तो आज की कैश बुक हमारी शो कर रही है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस 0 था, आपने एक पेमेंट रिसीव की यानी मतलब एक सेल वाउचर के थ्रू, सेल वाउचर नंबर उसका 1 था, वॉकिंग कस्टमर के थ्रू पैसे आए, आपने 12,500 रुपये कैश रिसीव किया, इस वजह से आपकी टोटल रिसीव 12,500 हो गई, आपने कोई खर्चा किया नहीं, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 12,500 मौजूद होना चाहिए। ये डेली बेसिस पे आपकी कैश बुक बन रही होती है। अगर मैं लेजर की बात करूं, जनरल लेजर में आके देखूं तो यहां पर लेजर के अंदर मेरे पास डेट से डेट दी हुई है। सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको हर महीने की पहली से लेके उस महीने की जिस तारीख पे आप मौजूद होंगे वो डेट खुद दे रहा होगा, आप ये फिल्टर अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंट डिस्क्रिप्शन पर आके आप जो अकाउंट लिखेंगे, मैं मिसाल के तौर पे वॉक इन कस्टमर लिखता हूं और यहाँ पे तो इसका ऑटोमेटिकली जो इसका कंप्यूटराइज अकाउंट नंबर है वो खुद उठ गया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना अकाउंट लिखा, प्रीव्यू का बटन प्रेस किया, आपके सामने उसका लेजर आ गया। सिस्टम ने कह दिया कि जी वॉक इन कस्टमर के ऊपर आपने एक सेल वाउचर लगाया 12,500 रुपये का और हाथ के हाथ कस्टमर ने उसकी पेमेंट भी कर दी 12,500 की, तो इसलिए वॉक इन कस्टमर का अकाउंट नील है, 0 है। इसी तरीके से मैं कैश देखना चाहूँ या बैंक देखना चाहूँ, मैं यहाँ पे वो अकाउंट मेंशन करूँगा और उसका अकाउंट यहाँ से चेक कर लूँगा। अब आते हैं हम
इसी तरीके से बैंक लेजर सेम इस लेजर की तरह है, वो चेक डेट से चलता है। अब ये इंपॉर्टेंट तरीन रिपोर्ट है स्टॉक डिटेल और स्टॉक समरी। पहले हम स्टॉक डिटेल को देखते हैं। हमने कैटेगरी 1 का आइटम नंबर 1 सेल और परचेज किया था। हम देखना चाहते हैं कि वो कब खरीदा गया और कब बेचा गया। मैंने यहाँ से इसकी तारीख सेट करनी है। मैंने कहा जी मुझे 1 जनवरी से 25 जनवरी तक की रिपोर्ट दे दो, सारी लोकेशंस की दे दो, और मैंने कहा कैटेगरी है कैटेगरी 1 की और आइटम है उसका आइटम 1। अब मैंने जैसे ही प्रोसीड किया तो सिस्टम ने मेरी रिपोर्ट जनरेट कर दी। ये रिपोर्ट अगर आप गौर से देखें तो इस रिपोर्ट के अंदर वो मुझे बता रहा है कि इस तारीख से यानी 1 जनवरी से 25 जनवरी तक आपने एक बार इसको परचेज किया पर PUR 1 के थ्रू यानी परचेज वाउचर नंबर 1 के थ्रू, और सेल किया सेल वाउचर 1 के थ्रू। दोनों 25 जनवरी पे किया आपने। परचेज आपने किया 100 पीसेस तो आपका बैलेंस 100 हो गया। फिर आपने 50 पीसेस बेच दिए, इस वक्त आपके पास बैलेंस 50 है। अच्छा, ये जो 200 रुपये आप देख रहे हैं ये इसकी कॉस्ट ऑफ परचेज बता रहा है। मतलब ये दोनों साइड ये बता रहा है कि आपने 200 रुपये का माल आपने 100 क्वांटिटी रिसीव किया और 200 रुपये की कीमत ही थी उस वक्त। ये रेट तब चेंज हो जाते हैं जब आपने मल्टीपल टाइम परचेज किया और डिफरेंट रेट पे किया हो, तो सिस्टम एवरेज रेट निकालकर उसकी वैल्यू खुद एडजस्ट कर रहा होता है। तो आपको दिख रही होती है कि इस वक्त मेरे आइटम का रेट क्या चल रहा है जो मैं बेच रहा हूँ। लेट सपोज एक बार मैंने आइटम 200 रुपये में खरीदा 100 पीस, दूसरी बार मैंने 100 पीस खरीदे जो कि मुझे 220 रुपए के मिले, तो शायद 200 की क्वांटिटी बनने के बाद एक एवरेज रेट 210 रुपए पड़ा हो, तो सिस्टम यहां पे फिर 210 रुपए दिखा रहा होता। अब हम इसको यहां से बंद करते हैं और हम जाते हैं रिपोर्ट में स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी की अगर हम बात करें, हम ऑल कर दें, प्रोसीड करें, तो ये रिपोर्ट हमारी सामने आएगी। इस रिपोर्ट में अगर आप गौर से देखें तो सिस्टम यहाँ पे सारे आइटम दिखाएगा जिन जिन की इन्वेंट्री मौजूद होगी। ये अभी एक ही आइटम दिखा रहा है। इस आइटम में बता रहा है कि टोटल 100 इन हुआ, 100 50 आउट हुआ, 50 बैलेंस है और उस 50 की मालियत 10,000 रुपये है। क्योंकि वो आइटम 200 रुपए का है तो 10,000 रुपए की मालियत। इस वक्त अगर आपने सारे आइटम्स अपने डाले होंगे तो सिस्टम आपको आपका करंट इन्वेंट्री एसेट बता देगा कि आपके पास इस वक्त टोटल इन्वेंट्री कितनी है। अगर हम बात करें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं पेंडिंग चेक और स्टॉक समरी बाय कैटेगरी को स्किप कर रहा हूँ, परचेज को भी स्किप कर रहा हूँ। मैं अगर सेल्स की बात करूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं सेल्स में जाकर सिर्फ आज के दिन की अपनी सेल्स रिपोर्ट देखूं विदाउट एनी फिल्टर्स, तो मेरे पास सेल्स रिपोर्ट सिस्टम में ये शो कर देगी कि मैंने इस वक्त क्या कमाया इसके ऊपर। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो इस वक्त सिस्टम मुझे ये बता रहा है कि आपने टोटल एक आइटम 50 पीस बेचा है जिसकी परचेज वैल्यू 10,000 रुपये थी क्योंकि हमने 200 रुपये में खरीदा था, और आपने क्योंकि 250 रुपये में बेचा था तो उसकी सेल वैल्यू 12,500 थी। आपको पर पीस कॉस्ट जो पड़ी वो 200 रुपये पड़ी और आपने 2,500 रुपये का इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट किया। अगर ये लॉस में होता तो ये रेड हो जाता और नेगेटिव में आता। तो ये रिपोर्ट आपको किसी दिन की, किसी महीने की या पूरे साल की या जितने दिन की आप लेना चाहें, आपको आपकी प्रॉफिट या आपकी ग्रॉस इनकम बता देगी कि आपने क्या कमाया। इसी तरीके से और मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस है। अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं और मैं ट्रायल बैलेंस वन शॉट देखना चाहूं, मैं प्रोसीड का बटन प्रेस करूं तो मुझे वन शॉट मेरी कंपनी के सारे अकाउंट्स की समरी मुझे दे देगा कि इक्विटी में कितने अकाउंट्स खुले हुए हैं, मेरे पास कैश के ग्रुप में कितने अकाउंट खुले हैं, उसका क्या बैलेंस है, बैंक में मेरे कितने अकाउंट खुले हुए हैं और हर बैंक के अकाउंट का क्या बैलेंस चल रहा है, परचेज में कितने अकाउंट खुले हैं, मेरे कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कितने हैं, मेरे सप्लायर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये देखिए सप्लायर में हमने 20,000 की परचेज डाली थी जो कि हमने पे ऑफ नहीं किया तो मेरे पास 20,000 नेगेटिव में आ रहे हैं। लेकिन वॉक इन कस्टमर को मैंने हाथ के हाथ जो मैंने सेल डाली थी वो रिसीव भी कर लिए तो मेरा बैलेंस नेट नील आ रहा है। अब मैं आता हूं नीचे तो यहां पे मेरे सारे एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, नॉन सैलरी एक्सपेंस भी आ रहा है, लंच एंड टी एक्सपेंस भी आ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी आ रहा है। जैसे जैसे आप अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज करते जाएंगे ये एंट्रीज मेच्योर होती जाएंगी। इस कंप्लीट ट्रायल बैलेंस को का सिंगल अकाउंट का भी यानी सिंगल ग्रुप का भी की भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं। मैं चाहूंगी सिर्फ मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट निकल आए जो कि 2-05 है, तो मैं यहां से इसको बंद करूंगा और मैं यहां पे सिंपली कस्टमर्स लिखूंगा और मैं सिर्फ कस्टमर्स कर दूंगा। और जब मैं प्रोसीड करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे कस्टमर्स का ग्रुप देगा। आप देख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कस्टमर्स की लिस्ट इसने दे दी। तो कभी मुझे आउटस्टैंडिंग देखनी हो या पेमेंट्स देखनी हो तो मैं एक लिस्ट भी सिस्टम से ले सकता हूं। आपका बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। अगर इसके अलावा कोई भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।